हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है जेल्डाल मेथड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन। सो जेल्डाल मेथड से हम कैसे नाइट्रोजन एस्टिमेट कर सकते हैं, कैसे प्रोटीन एस्टिमेट कर सकते हैं, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, कैसे प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है प्रैक्टिकल करते समय। और ये वीडियो आप अपने नोट बनाने के लिए थ्योरी में भी आप यूज कर सकते हो। तो ये मेथड आप नाइट्रोजन एस्टिमेशन एज वेल एज अगर आपको प्रोटीन एस्टिमेट करना है तो बाय फाइंडिंग वैल्यू ऑफ परसेंटेज नाइट्रोजन यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ परसेंटेज क्रूड प्रोटीन। तो वो भी हम आज बात करेंगे लास्ट में, और लास्ट में कैसे कैलकुलेशन करनी है वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है यू कैन फाइंड मी इंस्टाग्राम एट द बायोलाइन, और आप मुझे मेल भी कर सकते हो। अगर आपका कोई नया सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो जेल्डाल मेथड जो है उसके पीछे जो साइंटिस्ट है जिसने ये मेथड रिवाइज की थी, वो मेथड का जो डेवलपर है उसका नाम है जोहान जेल्डाल, डेनिश केमिस्ट। ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी प्रोटीन एशिया सैंपल है, अगर उसके अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट अगर हमें फाइंड करना है तो वो हम इस मेथड से यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन 1883 जोहान जेल्डाल प्रेजेंटेड दिस मेथड टू द डेनिश केमिकल सोसाइटी, और तब से लेकर आज तक हम बहुत सारे रिसर्च पेपर में भी देख सकते हैं और बहुत सारे बुक्स में भी देख सकते हैं कि ये मेथड हम यूज करते हैं नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए। सो एज वी नो, तो 5 मेजर एलिमेंट्स है उसके अंदर नाइट्रोजन है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, जो प्रोटीन के अंदर हम एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हम बोल सकते हैं। क्योंकि प्रोटीन या तो हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे तो उसके अंदर हमें पता है कि इट इज ए पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। तो एमाइनो एसिड के अंदर भी हमें नाइट्रोजन मिलेगा एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। और पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर पेप्टाइड्स है और पेप्टाइड्स के अंदर एमिनो ग्रुप है, तो उसके अंदर भी हमें नाइट्रोजन मिलेगा। सो ये मेथड के अंदर हम सिंपल क्या कर सकते हैं, तो अगर आपको कोई पूछे कि हाउ कैन वी से प्रिंसिपल इन वन लाइन फॉर जेल्डाल मेथड, तो हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन है तो कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है उसके अंदर एमाइन ग्रुप्स है उसको हम कन्वर्ट करते हैं एमोनियम आयन में। और ये जो एमोनियम आयन है उसको हम डिसोल्व करते हैं ऑक्सीडाइजिंग सॉल्यूशन में, एंड दैट कैन लेटर बी कन्वर्टेड टू एमोनिया गैस। तो कितना एमोनिया ट्रैप होता है ट्रैपिंग सॉल्यूशन के अंदर, वो यूज करके वो अमाउंट हम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज नाइट्रोजन। सो मेनली वी डिवाइड दिस मेथड इनटू 3 स्टेप्स। तो वो 3 स्टेप्स कौन से है, तो वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज फर्स्ट स्टेप दैट इज डाइजेशन, दिस इज सेकंड दैट इज डिस्टिलेशन, एंड थर्ड दैट इज टाइट्रेशन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड टाइट्रेशन। डाइजेशन के अंदर सिंपल क्या है, यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, फिर डिटेल में हम तीनों स्टेप्स को देखते हैं। तो डाइजेशन में आपको स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड है वो लेना है H2SO4, राइट, और हमारा सैंपल लेना है। तो डाइजेशन करने के बाद तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं, साथ में हम कैटालिस्ट भी यूज करते हैं। कैटालिस्ट नॉर्मली रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम यूज करते हैं। वी कैन यूज कॉपर, सेलेनियम, मर्क्यूरी। सो डाइजेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जो एमाइन नाइट्रोजन है उसको हम कन्वर्ट करते हैं एमोनियम आयन के अंदर। और फिर ये जो एमोनियम आयन है उसका डिस्टिलेशन करने के बाद एमोनियम आयन को हम कन्वर्ट करते हैं एमोनिया गैस के अंदर। बट एमोनिया गैस से हम उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको ट्रैपिंग सॉल्यूशन में हम ट्रैप करते हैं। और कितना एमोनिया गैस ट्रैप हुआ है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग टाइट्रेशन मेथड, दैट इज थर्ड स्टेप। तो टाइट्रेशन में जो हमें वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है, वो जो वैल्यू हमें मिलती है टाइट्रेशन के बाद एंड पॉइंट की, वो हम यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो ये 3 स्टेप्स है, ये 3 स्टेप्स को हम डिटेल में देखते हैं। तो पहला स्टेप है स्टेप 1, डाइजेशन ऑफ सैंपल। सो सिंपल आपको क्या करना है कि आपका जो भी सैंपल है उसको आपको वेट करना है 1 ग्राम। 1 ग्राम सैंपल के अंदर आपको क्या लेना है, आपको पहले 1 ग्राम सैंपल है उसको आपको डाइजेशन फ्लास्क के अंदर डालना है। डाइजेशन फ्लास्क कैसा हो सकता है, तो नॉर्मली वी कैन यूज राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क हम यूज कर सकते हैं। और राउंड बॉटम फ्लास्क है उसके अंदर 1 ग्राम सैंपल लेने के बाद उसके अंदर हमें डालना है 12 टू 15 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये स्टेप्स में आपने क्या किया, पहले राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आपने 1 ग्राम सैंपल लिया और 12 टू 15 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, वो सल्फ्यूरिक एसिड हम क्यों ले रहे हैं, डाइजेशन के लिए। फिर आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको कैटालिस्ट डालना है। तो कैटालिस्ट कितना लेना है, 7 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट K2SO4, और उसके साथ लेना है आपको कैटालिस्ट। कैटालिस्ट आप कॉपर भी यूज कर सकते हो,
कॉपर यूज नहीं करना है तो यू कैन यूज मर्क्यूरी, मर्क्यूरी नहीं लेना है तो आप सेलेनियम भी ले सकते हैं, ठीक है। सो पोटेशियम सल्फेट और कैटालिस्ट लेने का रीजन ये है कि बॉइलिंग पॉइंट हम इजीली रेज कर सकते हैं और कैटालिस्ट हमें काम आएगा इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। तो सिंपल राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आपको अपना सैंपल लेना है जिसके अंदर आपको नाइट्रोजन एस्टिमेट करना है और उसके अंदर एसिड लेना है और कैटालिस्ट लेना है। फिर आपको एक स्पेसिफिक हीटिंग ब्लॉक के ऊपर जिसमें राउंड बॉटम का जो बेस है, राउंड बॉटम फ्लास्क का जो राउंड बॉटम बेस है वो फिक्स हो जाए, तो हीटिंग ब्लॉक के अंदर आपको हीट करना है 370 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 टू 90 मिनट, बट हम उसको करेंगे ओनली फॉर 2 आवर्स क्योंकि हमने कैटालिस्ट और यूज किया है, तो वी डोंट नीड टू कीप इट फॉर 3 आवर्स बट वी आर जस्ट पुटिंग 1.5 to 2 आवर्स। एंड देन हीटिंग करने के बाद हम वो जो राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर जो भी मिक्सचर है, डाइजेशन मिक्सचर, उसको कूल करेंगे और कूल करने के बाद उसके अंदर हम क्या डालेंगे 250 ml वाटर। तो यहाँ तक हुआ डाइजेशन। डाइजेशन करने के बाद दूसरा स्टेप आता है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन का यहाँ पे नेसेसिटी क्या है कि जो भी हम बोल सकते हैं कि एमोनियम आयन फॉर्मेशन हुआ है वो एमोनियम आयन का हम एमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो हमें एमोनियम आयन में से मिलेगा एमोनिया गैस। तो ये एमोनिया गैस है वो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट करते हैं फ्रॉम एमोनियम आयन टू एमोनिया गैस दैट वी कैन गेट बाय यूजिंग डिस्टिलेशन। बट वो एमोनिया गैस हम कलेक्ट कैसे करेंगे, दैट इज बाय ट्रैपिंग। तो ट्रैपिंग करने के लिए हमें ट्रैपिंग सॉल्यूशन चाहिए। और दूसरा कि फर्स्ट स्टेप में जो डाइजेशन हुआ उसमें हमने जो एमाइन नाइट्रोजन था उसको हमने एमोनियम आयन में कन्वर्ट किया। तो एमोनियम आयन में कन्वर्ट करने के बाद एमोनियम आयन को अगर एमोनिया में कन्वर्ट करना है तो हमें डिस्टिलेशन करना है। तो अगर आपको कोई पूछे कि डिस्टिलेशन प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, जो एमोनियम आयन है उसका आप एमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या करना है, तो पहले जो भी ऊपर का जो डाइजेशन मिक्सचर था जो आपने कूल किया और 250 ml वाटर ऐड किया, फिर उसके अंदर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। तो यहाँ पे आप पहली बार सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है दैट इज डिसॉल्व इन वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से क्या होगा कि एमोनियम आयन का कन्वर्जन होगा एमोनिया में और वो एमोनिया NH3 दैट इज गैस। तो गैस को हमें कलेक्ट करना है इन ट्रैपिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको डिस्टिल करना है, डिस्टिलेशन करना है। तो डिस्टिलेशन करने के बाद, कंडेंसेशन करने के बाद आपको डिस्टिल वेपर मिलेगी, डिस्टिल वेपर दैट कंटेन्स अमोनिया। और ये डिस्टिल वेपर है उसको आपको कलेक्ट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, trapping the distilled vapor that is ammonia gas in special trapping solution। तो ये मेथड परफॉर्म करने से पहले ही आपको एक बीकर या तो फ्लास्क के अंदर 70 ml वाटर लेना है और उसके अंदर 50 ml HCl डालना है। तो ये 15 ml HCl इन 70 ml वाटर का जो सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, राइट, ये ट्रैपिंग सॉल्यूशन है। तो अगर कोई आपको पूछेगा ट्रैपिंग सॉल्यूशन क्या है, तो यू आर यूजिंग 15 ml HCl इन 70 ml वाटर। तो ये जो 15 ml HCl इन 70 ml वाटर है, ये जो ट्रैपिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर आपको डिस्टिल वेपर कलेक्ट करनी है। तो कितना एमोनिया है वो उसके अंदर ट्रैप होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग नेक्स्ट स्टेप दैट इज थर्ड स्टेप, टाइपिंग of nitrogen by Geldahl's method. The apparatus used in this process is shown on the frame. In this method, small amount of organic compound is heated with concentrated sulfuric acid in a Geldahl's flask. A small amount of potassium sulfate and a small amount of copper sulfate are added. The former raises the boiling point of sulfuric acid, while the latter acts as a catalyst. Heating is done for 2 to 3 hours, when carbon and hydrogen are oxidized to carbon dioxide and water vapors respectively, while nitrogen is converted into ammonium sulfate. CO2 and water vapors escape through the loose stopper, whereas ammonium sulfate remains in the flask. The contents of the flask are cooled and transferred to a round bottom flask, and a few drops of methyl orange indicator is added, giving pink color, showing acidic nature of the solution. The unreacted acid left after absorption is estimated by titration with standard alkali solution.
कहाँ पे काम आता है, तो टाइट्रेशन स्टेप्स का हम यूज करते हैं कि कितना एमोनिया ट्रैप हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, कि जो ऊपर का ट्रैपिंग सॉल्यूशन है, और ट्रैपिंग सॉल्यूशन के अंदर हमने जो ट्रैप किया एमोनिया गैस, दैट इज डिस्टिल वेपर, उसके अंदर में पहले इंडिकेटेड डाई डालनी है। तो कौन सी मेथड हम यूज करें, डायरेक्ट टाइट्रेशन यूज करें या बैक टाइट्रेशन? तो अभी जो मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ वो है बैक टाइट्रेशन मेथड, क्योंकि सेकंड स्टेप के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया फॉर कन्वर्जन ऑफ एमोनिया इनटू एमोनिया। अब यहाँ से फिर से हम आफ्टर एडिंग इंडिकेटर डाई वी आर यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन। तो आप देखो यहाँ पे फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज कर रहे हैं फॉर टाइट्रेशन, तो ये बैक टाइट्रेशन हुआ। वी आर यूजिंग सेकंड टाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन थर्ड स्टेप। तो आपको क्या करना है, तो टाइट्रेशन जैसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं, तो ब्यूरेट है, ब्यूरेट आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से भर देनी है, राइट। तो आपने वो जो सेकंड स्टेप के अंदर डिस्टिलेशन के बाद जो टैपिंग सॉल्यूशन में आपने जो डिस्टिल वेपर कलेक्ट किया उसके अंदर आपने इंडिकेटेड डाई डाल दिए। उसके अंदर आपको स्लोली एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपने ब्यूरेट के अंदर भरा, तो वो आपको डालते जाना है, मिक्स करते जाना है, और फिर आपको एंड पॉइंट देखना है। एंड पॉइंट कौन सी आप डाई डाल रहे हो उसके बेसिस पे आपको एंड पॉइंट मिलेगा, और एंड पॉइंट स्टेबल हो गया है तो वो वॉल्यूम आपको नोट करना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हुआ है, राइट। और वो वैल्यू के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये मेथड यहाँ पे खत्म होती है कि आपको कितना वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हुआ है वो आपको मिल गया, फिर आप कैलकुलेशन करनी। बट मैं आपको फिर से बता दूं कि ये मेथड करनी है अगर कोई प्रोटीन या तो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना है, तो आपको एक ब्लैंक भी रन करना पड़ेगा। तो जैसे आपने यहाँ पे 1 ग्राम अपना सैंपल लिया, उसी तरह आपको डिस्टिल वाटर या तो आपका जो ब्लैंक है, राइट, जिसके अंदर नाइट्रोजन हम बोल सकते हैं कि नहीं है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे यूज करना है, ब्लैंक भी रन करना है। क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला के अंदर आपको ब्लैंक की वैल्यू भी रन करने की। आपने ब्लैंक के अंदर कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ वीबी, एंड आपने जो सैंपल लिया उसके अंदर कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर ये दोनों वैल्यू आपके पास है तो आप इजीली कैलकुलेशन कर पाओगे और नाइट्रोजन एस्टिमेशन कर पाओगे आप। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक टेबल दिया गया है। अगर आप डायरेक्ट टाइट्रेशन यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट टाइट्रेशन के अंदर आप HCl यूज कर सकते हो, ये कॉन्सेंट्रेशन का 0.1 मोल पर लीटर। सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें तो 0.05 मोल पर लीटर आप यूज कर सकते हो। डायरेक्ट टाइट्रेशन की अगर मेथड है तो आप ये दोनों डाई यूज कर सकते हो, एक है मिथाइल रेड ब्रोमोप्रेसोल ग्रीन और दूसरा है मिथाइल रेड मिथिलीन ब्लू, दैट इज ताशिरोज इंडिकेटर। बहुत सारी ऐसे रिसर्च हो रही है जिसके अंदर ताशिरोज इंडिकेटर यूज करके डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड, जेल्डाल मेथड समझा दिया है। और यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया बैक टाइट्रेशन मेथड, जिसके अंदर हम ब्यूरेट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज करते हैं फॉर टाइट्रेशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर पर लीटर, और हम डाई यूज करेंगे मिथाइल रेड, जो एंड पॉइंट में रेड से येलो में कन्वर्जन होगा। और वहां पे एक बार येलो कलर स्टेबल होने के बाद, एंड पॉइंट मिलने के बाद, हमें वो वैल्यू है जितना वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंज्यूम हुआ वो हमें नोट करना है, ठीक है। तो ये होने के बाद डायरेक्टली हम जाते हैं कैलकुलेशन पे। तो ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला है जिसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज नाइट्रोजन। तो परसेंटेज नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे ये वैल्यू तो कॉमन ही है, 1.4007 मल्टीप्लाई CEQ। CEQ दैट इज कि H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन। तो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो फॉर एग्जांपल वी यूज सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोल पर लीटर। तो 0.1 आपको यहाँ पे लिखना है, 0.1, ठीक है। और यहाँ पे दो वैल्यू V माइनस VB। तो V दैट इज क्या, अपना आपका जो सैंपल लिया है वो सैंपल को टाइट्रेशन करते समय कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम हुआ वो आपको यहाँ पे लिखना है। और VB दैट इज आपने जो ब्लैंक रन किया, राइट, उसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम हुआ वो आपको यहाँ पे लिखना है। और वो कैलकुलेशन के नंबर उसको डिवाइड करना है E दैट इज वेट। तो आपने कितना ग्राम लिया था सैंपल, दैट इज 1 ग्राम, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा परसेंटेज नाइट्रोजन। अब परसेंटेज नाइट्रोजन के हिसाब से हम क्रूड प्रोटीन कंटेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सैंपल कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग मीट, फिश, पोल्ट्री, एग, वेजिटेबल, फ्रूट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, कॉर्न, लेग्यूम्स और फीड, तो उसके लिए आपको यूज करना है 6%। इफ यू आर वर्किंग ऑन फोरेज और घास चार, राइट, और अगर आप नाइट्रोजन एस्टिमेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे वैल्यू लिखना है 6.25। तो सेल्डाल मेथड में आपको परसेंटेज नाइट्रोजन की वैल्यू मिली,
और यहाँ पे जो प्रोटीन फैक्टर है वो आप लिखोगे 6.25। लाइकवाइज अगर आपका मिल्क पाउडर है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, मिल्क या तो चीज है, तो आपको 6.38 यूज करना है। तो आपको यहाँ पे आपका जो भी नाइट्रोजन एस्टिमेशन मिला मल्टीप्लाई विद दिस प्रोटीन फैक्टर, तो आपको क्रूड प्रोटीन कंटेंट भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं अभी आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ ये मैंने ऑलरेडी डिस्कशन आपके साथ कर दिया है, बट अगर आप नोट बना रहे हो तो आपको ये रिएक्शंस यहाँ पे लिखने के लिए काम आएंगे। तो मैं अभी पूरा रीड करके आपको नहीं अभी रिपीट कर रहा हूँ, बट सिंपल ये जो केमिकल रिएक्शन है वो आप अपनी बुक में लिख सकते हो। तो पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने जो आप जिसके अंदर आप नाइट्रोजन एस्टिमेशन कर रहे हो उसका आप डाइजेशन करोगे H2SO4 की प्रेजेंस में बाय यूजिंग हीट, तो आपको मिलेगा एमोनियम आयन। राइट, एमोनियम आयन का अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद डिस्टिलेशन करने के बाद राइट आपको मिलेगा एमोनिया। और ये एमोनिया ट्रैपिंग सॉल्यूशन में आप डालोगे तो मिलेगा एमोनियम क्लोराइड। और ये जो एमोनियम क्लोराइड है राइट उसका आप फिर टाइट्रेशन करोगे अगेन विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, एंड यू विल नो द वैल्यू ऑफ एमोनिया दैट ट्रैप्ड इन सेकंड स्टेप्स। कितना एमोनिया ट्रैप हुआ है राइट वो आप टाइट्रेशन में कैलकुलेट करवाओगे और ये वैल्यू के हिसाब से आपको वैल्यू में मिलेगी, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ है, और वो वैल्यू आप यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो जो हमने अभी क्लियर की। सो ये मेथड है जिसके अंदर मैंने आपको डिस्कस किया कि कितने स्टेप्स है, वो स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, कौन सी डाई हम यूज कर सकते हैं, कितना कंसंट्रेशन रिएजेंट्स का लेना है, और कैसे हम नाइट्रोजन एस्टिमेट की वैल्यू यूज करके प्रोटीन का कंटेंट भी फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड है, बाराफोर्ड मेथड, fall in cyclotron method, fall in Lorry's method normally, but the thing is कि अगर आप कोई प्लांट सैंपल पे वर्क कर रहे हो, कोई सीवीड सैंपल पे वर्क कर रहे हो, और अगर आप जेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन एस्टिमेट फाइंड कर रहे हो तो आप प्रोटीन क्रूड प्रोटीन कंटेंट भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आपको बहुत अच्छा सीखना मिला होगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको मेल आईडी भी दिया गया है यहाँ पे, और यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई चीज नहीं मालूम पड़े या तो आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, राइट। और अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए कोई नए टॉपिक में तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, मैं जब भी टाइम मिलेगा तो मैं वो टॉपिक पे वीडियो बना के आपको दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, thank you for your support, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.